दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से एक नई कहानी लेकर के मैं आप सभी के सामने आज फिर से प्रस्तुत हूँ। ये कहानी है एक अच्छी सोसाइटी में रहने वाले सुमित, उसकी बहन छवि, पिता अमित और माँ वंदना की कहानी। और इसमें उसकी दोनों बुआ भी है, सुनीता और विनीता। तो सुमित और छवि दोनों रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, क्योंकि सुमित की बुआ विनीता जरूर आती थी त्यौहार मनाने के लिए रक्षाबंधन का, और उनके लिए खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ और भी बहुत सी चीज़ें लाया करती थी। लेकिन उसकी छोटी बुआ सुनीता कभी भी त्यौहार मनाने नहीं आ पाती थी, क्योंकि उनके फूफा जी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके घर में बहुत सी विपत्तियां थी। उनका घर का परिस्थितियां जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इतनी दूर से अपने भाई को राखी बांधने भी आ सके। और लेकिन उनका पार्सल हर साल जरूर आता था। तो इस बार भी जो है सबको लग रहा था कि सुनीता ही दीदी का पार्सल आएगा, लेकिन इस बार विनीता दीदी का भी पार्सल ही आया। विनीता दीदी स्वयं नहीं आई। अब सुमित को तो एक्साइटमेंट था कि बुआ आएंगी, विनीता बुआ आएंगी और उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगी, मिठाइयाँ लाएंगी, कपड़े लाएंगी। लेकिन इस बार पार्सल दोनों ही घरों से पार्सल आए थे। तो दोनों पार्सल जो है वंदना ने टेबल पे रखे और बच्चों से भी बोल दिया कि जब पापा आएंगे तो उनको बता दिया जाएगा कि इस बार दोनों बुआ के घर से पार्सल आए हैं। तो जब पापा आए, मतलब अमित जी जब आए घर, तो सुमित ने बताया कि पापा इस बार विनीता बुआ भी नहीं आई, उन्होंने भी सुनीता बुआ की तरह पार्सल ही भेजा है। तो पिताजी ने उससे कहा कि बेटा, हो सकता है कि बुआ को कोई तकलीफ हो, वो भी आने में असमर्थ हो, इसलिए वो नहीं आ पाई। और सुनीता बुआ तो तुम जानते ही हो इतनी दूर रहती है, तो वो तो हर साल उनका पार्सल ही आता है, तो वो तो नहीं आ सकती है। तो कोई बात नहीं है, इस बार हम लोग पार्सल खोल के देखेंगे कि तुम्हारी बुआ लोगों ने किस किस रंग की राखियाँ भेजी हैं। तो पिताजी की हमेशा से आदत थी कि विनीता बुआ से पहले वो सुनीता बुआ की राखी हाथ में बांधा करते थे। तो इस बार भी उन्होंने पार्सल खोला। पार्सल खोल के वही उन्होंने राखियाँ देखी, जिसमें राखियाँ थी 4, हल्दी था, चावल था, रोली थी और बच्चों के लिए चॉकलेट थी थोड़ी, और भाई के लिए मिठाई भेजी हुई थी उन्होंने। तो पिताजी ने सबसे पहले सुनीता बुआ का मिठाई का डब्बा देखा, उसको माँ को बोला कि जाकर के फ्रिज में रख दो, हम जब भी राखी बांधेंगे तो इसको निकाल लेना। फिर बड़ा सा डिब्बा जो था, जो विनीता बुआ हमेशा से बच्चों के लिए करती आ रही थी, वही इस बार उन्होंने पार्सल भेज दिया था। उन्होंने बहुत सारे नए नए कपड़े, खिलौने, अलग अलग रंग की रंग बिरंगी राखियाँ, अच्छी क्वालिटी की मिठाई, ये सब भेजा हुआ था। और बच्चों के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स भी भेजी थी। तो बच्चे बड़े खुश थे कि विनीता बुआ इस बार नहीं आ पाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ भेजा है। सुनीता बुआ की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि फूफा जी का एक्सीडेंट हो चुका था और वो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक तरह से उनके जो फूफा जी थे वो हैंडीकैप्ड थे। हैंडीकैप्ड मतलब जो किसी शरीर का अंग भंग हो जाता है और इंसान पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, उसका शरीर पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो उसको हम लोग हैंडीकैप्ड बोलते हैं। एक तरह से अंग का भंग होना। तो एक फूफा जी के एक्सीडेंट की वजह से उनका अंग भंग हो गया था, वो हैंडीकैप्ड हो गए थे और उनके घर की आजीविका बड़ी मुश्किल से चल रही थी। वो एक छोटी मोटी नौकरी कर लेते थे। एक तो शरीर से अगर किसी का कोई अंग भंग हो जाता है, कोई अंग नहीं होता है, तो वो उतने अच्छे से काम कर नहीं सकता। तो हर कोई ऐसे व्यक्ति को काम पे रखना भी उचित नहीं समझता है। तो उनका एक छोटा मोटा वो अपनी नौकरी करके जैसे तैसे घर चलाते थे। सुनीता बुआ का एक बेटा भी था, जिसको ऐसे ही एक छोटे मोटे स्कूल में उन्होंने डाल के रखा था। लेकिन सुनीता बुआ कभी भी अपनी परिस्थिति का रोना किसी से नहीं रोती थी। वो हर रक्षाबंधन में अपने पार्सल को बहुत अच्छे से भेजती भी थी और लोगों का हालचाल भी समय समय पे लेती रहती थी। सुमित, छवि को तो इतना ज्ञान था नहीं कि उनके पिता और माता जो है वो क्या कर रहे हैं, अमित और वंदना जो है बुआ के लिए क्या कर रहे हैं, इतना ज्ञान उन बच्चों को नहीं था। पिताजी ने जब दोनों बहनों की राखी देखी, तो उन्होंने जब माँ से बोला कि इस बार विनीता भी आ नहीं रही है, तभी उसने पार्सल भेज दिया है, उसको भी कोई काम था इसलिए शायद वो नहीं आ पाएगी। तो इस बार युग क्यों नहीं करते कि चलो हम लोग सब परिवार चलते हैं। सुनीता के यहाँ बहुत समय से गए भी नहीं है और वो बहुत समय से आए भी नहीं है, तो चलो इस बार की राखी
सुनीता के यहाँ करते हैं जा कर के। तो सब परिवार उठे, उन्होंने पैकिंग करी। अगली सुबह राखी वाले दिन वो सुबह सुबह ट्रेन पकड़ के सुनीता के यहाँ के लिए निकल गए। जब वो सुनीता के यहाँ पहुँचे तो दूर से उन्होंने देखा कि एक फटी पुरानी मैक्सी में उनकी बहन लिपटी हुई अपने घर के कामकाज संभाल रही थी। उनकी जो परिस्थितियां थी वो इतनी ज़्यादा विभत्स थी जितना इन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि सुनीता बुआ कभी भी कुछ भी अपने भाई को नहीं बताती थी। अपनी परिस्थितियों को कभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में वो नहीं व्यक्त करती थी अपने आप को। इन लोग ने जब उनकी स्थिति देखी तो जो पिताजी थे सुमित के, उनकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन वो दूर से अपनी बहन को निहारते रहे कि देखो ये इतनी तकलीफ में भी है, तभी भी ये कभी भी ये नहीं बताती है कि इसको कितना दुख है। अचानक से बुआ की नज़र जब भाई पे पड़ी अपने, तो उनकी तो अस्त व्यस्त हो गई स्थिति। वो समझ ही नहीं पाई अब वो करे क्या, क्योंकि उनकी घर की तो बहुत दुर्गति थी। तो वो समझ ही नहीं पा रही थी अब वो करे क्या। अपने भाई का स्वागत करे कि अपने घर को संभाले, कि अपने आप को संभाले, कि अपने पति को बुलवाएं, वो करें क्या। अब वो बेचारी इसी असमंजस में एक टक यक देखती ही रह गई कि वो करे क्या। फिर सुमित के पिताजी ने आगे बढ़ के अपनी बहन को गले से लगाया और उसको आश्वासन दिया कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। उसका भाई हकीकत में इस बार का राखी का त्योहार उसके साथ मनाने के लिए आया है। तो वो संभाल रहे थे अपनी बहन को। उन्होंने अपनी बहन को बहुत प्यार से संभाला। जब ये लोग घर के अंदर गए तो स्थितियाँ इतनी ज़्यादा तकलीफ दे थी कि एक तरह से उस भाई के ऊपर क्या बीती होगी जिसने अपनी बहन की ये स्थिति देखी कि चादर फटे पुराने पड़े हुए, घर में राशन के नाम पे कुछ सामान जिससे हम केवल कभी कदार अपने आप को, हम लोग कहते नहीं कि हम लोग बहुत सादा खाना खाएंगे, तब हम लोग वैसा सामान यूज़ करते हैं। वो सामान केवल एक सादा खाने का सामान, वो भी इतना नहीं कि 4 लोग बैठ कर के खा सकें। घर में जहाँ कुछ टूट गया है तो वहाँ की मरम्मत नहीं हुई है, वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा गंभीर थीं। खैर ये लोग अंदर गए, बैठे जा कर के, और सुनीता की स्थिति ये थी कि वो अपने आप पे अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका भाई उसके इस गरीब खाने में, इस टूटे फूटे घर में कैसे आ गया। और वो इस तरह से भी संभाल नहीं पा रही थी अपने आप को कि अब वो उसका स्वागत कैसे करे, क्योंकि गरीबी और लाचारी की वजह से लोगों ने उनसे मतलब रखना तो बंद कर दिया था। वो तो जैसे भूल ही गई थी कि उसको स्वागत कैसे करना है, स्वागत कैसे किया जाता है, कोई आता है तो उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि बहुत समय से लाचारी और गरीबी की वजह से उनके यहाँ से लोगों ने रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। लोग ये सोचने लगते हैं ना कि अब ये हमसे मांगेंगे, और अगर कोई अपनी परिस्थिति से मांगता भी है तो इंसान देना चाहता नहीं है। तो वो बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी। खैर सुनीता का बेटा तुरंत भाग के गया और अपने पिताजी को लेकर के आया। अब पूरा परिवार सब बैठे हुए थे। छवि बार बार सारी चीज़ों को निहार रही थी और अपनी माँ को बार बार हाथ उनका झंझोर के दिखा रही थी कि माँ ये देखो ऐसा है, ये देखो वैसा है। लेकिन अमित और वंदना ने अपने बच्चों की परवरिश इतनी अच्छी की थी कि उन्होंने अपनी बुआ के घर का मजाक नहीं बनाया, बल्कि उनकी दयनीयता को वो निहार रहे थे कि कैसे कैसे मेरी बुआ गुजर बसर कर रही होगी, और वो जो बुआ का बेटा था वो कैसे अपने आप को इतने में ही संभाल रहा होगा। क्योंकि छवि और सुमित के लिए तो इतने खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े, हर बार हर त्योहार में नए नए कपड़े, हर त्योहार में उनके मन की चीज़ें बन रही होती थी, खाते थे। वो बेचारे बच्चे भी अपने मन में ये सोच रहे थे कि जो है बच्चा ये कैसे, उनका ये जो कज़न ब्रदर था, ये जो अपना बुआ का बेटा भाई था उनका, वो कैसे जो है उन्हीं कपड़ों में सारे त्योहार मनाता होगा जो उसके पास थे। खैर अब वंदना के हाथ में सब कुछ था और वंदना अपनी नंद को लेकर के सबसे पहले तो बाजार गई। वहाँ से जाके ज़रूरत का जितना भी सामान था वो लेकर के आई और उसने आकर के घर को जितना हो सकता था उतना संभाला। अब सुबह से शाम का वक्त हो गया। अब सुनीता ने कहा कि लाओ भाई के हाथ में राखी बांध देते हैं। तभी जो है भाई ने उसको रोका कि अभी कैसे राखी बांध दोगी, तुम अकेली थोड़ी नहीं हो जो राखी बांध दोगी, थोड़ा सब्र करो।
तब तक वंदना ने जाकर के किचन को पूरी तरह से संभाला और उसमें राशन भर दिया। पूरा घर जितना उनसे हो सकता था मरम्मत के अलावा उन्होंने पूरा उसको संभालने का भरसक प्रयास किया। छवि और सुमित ये दोनों भी लग गए अपने उस घर को अपने घर जैसा बनाने में। और सुमित ने अपने भाई का जो कज़न ब्रदर था उसको भी नए कपड़े अच्छे से पहनाए, उसको भी और चीज़ें भी सिखाई जो वो स्कूल में सीखता था। वो उसने अपने भाई को सिखाया कि ऐसे बोलते हैं भैया, ऐसे रहते हैं, जो वो बेचारा बच्चा नहीं जानता था क्योंकि वो एक छोटे से प्राइवेट से स्कूल में पढ़ता था, उसको इतनी चीज़ें नहीं पता थी। तो बच्चे जो है उस बच्चे को संभाल रहे थे और बड़े मिलके सुनीता का पूरा घर संभाल रहे थे। तो जब अमित ने मना किया सुनीता को कि अभी रुक जाओ, तुम अकेली नहीं हो जो राखी बांधोगी, तो अब ये और चौंक गई कि ऐसा क्या, मैं अकेली नहीं हूँ तो और कौन है। तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये चीज़ हो रही थी कि इस बार विनीता का पार्सल ऐसे ही नहीं आया था। विनीता का पार्सल तो बच्चों के लिए आया हुआ था, बाकी स्वयं विनीता जो है सुनीता के यहाँ अपने भाई को राखी बांधने के लिए आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही विनीता और उसका पूरा परिवार सुनीता के घर में आए, सब बैठे और सुनीता की स्थिति ऐसी हो गई कि वो बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके जीवन में ये ऐसा इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ कि उसका भाई भी आया, उसकी बहन भी आई, ये सब आकर के जो है उसके घर को जो इतना टूटा फूटा बेजार सा घर था उसको भी आकर के उन्होंने पूरी तरह से संभाल दिया। अब विनीता भी अपने साथ ढेर सारे खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ, घर का सामान, राशन का सामान पूरा एक गाड़ी भर के लेके आई थी। और उसने भी आकर के बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मैं बहन के घर आई हूँ, उसने भी आकर के बहन के घर को अपना घर समझ के पूरा घर और भी ज़्यादा भर दिया। अब सुनीता पूरी तरह से यकायक थी कि ये हो क्या रहा है, इन लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं और ये इतना बड़ा सरप्राइज मुझे कैसे दिया। तब अमित ने सुनीता का हाथ पकड़ा और विनीता ने भी सुनीता का दूसरा हाथ पकड़ा और बोला कि बहन, तुम अपनी स्थिति बताती नहीं हो, लेकिन हम भाई बहन इतना तो समझ ही सकते हैं कि तुम हमारा ही एक हिस्सा हो, तो तुम्हारा भी पूरा हक है हर त्योहार को मनाने का। ठीक है, हमारी परिस्थितियाँ तुमसे कुछ अच्छी हैं, तुम्हारी परिस्थितियाँ हमसे कुछ बुरी हैं, तो ये हर वक्त ही नहीं रहेगा, ये समय है, समय अपना चक्र चलता रहता है, लेकिन हम सब एक दूसरे को छोड़ दें ये तो किसी को मंजूर नहीं है। हम सभी एक दूसरे के हिस्से हैं, उसी माता पिता की संतानें हैं जिस माता पिता ने हम लोगों को एक सा पाला था, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था, तो हम तुम्हारे साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं। इतने वर्ष हो गए, तुम अपनी गरीबी और बेहाली की वजह से कभी घर नहीं आई कि तुम किस मुंह से घर आओगी। तो आज हम वही देखने आए थे कि तुम्हारे पास भी माँ ने वही मुंह दिया है जो हम सबको दिया है, तुम इसी मुंह के साथ हमारे घर आ सकती हो। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास अगर नहीं है तो हम उस चीज़ को ना समझें, या तुम्हारे पास नहीं है तो हमारा भी तो सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम हमसे अलग नहीं हो। तुम आओ, तुम पूरे अधिकार के साथ मांगो, जो तुम मांगना चाहती हो हम तुम्हें अवश्य देंगे। हमारे माता पिता ने हम सबको एक जैसा पाला है, तो हम सब एक दूसरे को मिला जुला करके एक जैसा रहेंगे, यही असली रक्षाबंधन है। सुनीता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और अमित और विनीता भी खुशी के आंसू रो रहे थे कि वो अपनी बहन के लिए इतना कर पाए। हालांकि वो हर महीने कुछ न कुछ सुनीता के लिए बेचते ही रहते थे, विनीता और अमित दोनों ही, और सुमित और छवि ये सब चीज़ें देखते थे तो उनके मन में भी वही चीज़ें बढ़ रही थी। परस्पर एक दूसरे के लिए जो प्यार होता है भाई बहन का वो बढ़ता जा रहा था। सुनीता ये सब अपने अंदर समेटे इतनी अपार प्रसन्नता में थी कि वो ये भूल गई कि उसके शरीर में कुछ तकलीफ़ें हैं जो उसने किसी को भी नहीं बताई हैं। डॉक्टर ने 1 साल पहले ही उसको बता दिया था कि सुनीता को कैंसर है, तभी वो सबसे कटना पूरी तरह से शुरू हो गई थी और बात करना उसने धीरे धीरे कम कर दिया था, जो कि विनीता और अमित को बहुत समय से खटक रहा था। तो अब सुनीता रोती जा रही थी तो अपने मन के भावों को समेट भी नहीं पा रही थी, और कहीं ना कहीं उसने इस बात को व्यक्त कर ही दिया था कि उसके शरीर को कोई बहुत बड़ी हानि हुई है, कोई बहुत बड़ी क्षति के साथ वो है। और
ये बात धीरे से अमित और विनीता दोनों को समझ में आ गई। फिर उन्होंने उसको जोर दिया, सुनीता को और उसके पति को, कि बताओ आखिर स्थिति क्या है, ये सुनीता के हाथ या क्या है इतना ज़्यादा ठंडे कैसे होते चले जा रहे हैं, बात क्या है ये बताओ। तब सुनीता के पति ने बताया कि सुनीता को 1 साल पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि उसको कैंसर है बच्चेदानी का, और ये बात मान नहीं रही थी और अब कैंसर वो पूरी तरह से फैल गया। मैंने इसको बोला भी था कि अपने भाई या बहन किसी को सूचना दे दो, तो जो वो कर सकते हैं वो कर लेंगे, जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लूँगा। लेकिन इसने किसी को कुछ बताना समझा नहीं ज़रूरी। यही सोचती रही कि मेरे भाई बहन कोई परेशान ना हो, मैं तो गरीबी झेल ही रही हूँ, इस गरीबी के अंतर्गत मैं तो मर ही जाऊँगी, लेकिन कोई और परेशान ना हो। तब अमित और विनीता साथ में वंदना ये सब अपने आप को रोक नहीं पाए और इन सब ने सुनीता से बोला कि तुम हमारा हिस्सा हो, तुम्हारे अगर कुछ हो गया तो हमारा एक हिस्सा हमसे कट के गिर जाएगा और हमारे रिश्तों का कोई आपस में मतलब नहीं बचेगा। रिश्ते केवल दिखाने के नहीं, निभाने के लिए होते हैं। इन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक सुनीता को पूरी तरह से संभाला और अपनी मरती हुई बहन को एक नई जिंदगी दी। तो ये होता है असली भाई बहन का रिश्ता। रिश्ते वो नहीं होते कि नहीं हमारे पास इतना है या हमारे पास इतना है, आज इस बार हम चांदी की राखी बांधेंगे कि इस बार हम सोने की राखी बांधेंगे। राखी एक वो धागा है तो जो ये निश्चित करता है कि हम हमेशा बंधे रहेंगे आपस में, किसी की परिस्थिति कैसी भी हो हम आपस में एक दूसरे की स्थिति को मजबूती से संभाल के रखेंगे, किसी को ना गिरने देंगे और ना ही डगमगाने देंगे। सुनीता अब पूरी तरह से स्वस्थ थी, उसके कैंसर में बहुत आराम मिल गई थी, डॉक्टरों ने बहुत सी चीज़ें संभालने के लिए बोला था। अमित जी ने भी एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, अपनी बहन के लिए अपने ही घर के पास में एक जगह ली, वहाँ पर उसको मकान बनवा के, छोटा सा ही सही लेकिन एक मकान बनवा करके उसको वहाँ पर रखा, अपनी निगरानी में रखा। वंदना भी लगातार सुनीता को देखती जा रही थी। वंदना के परिवार ने भी सुनीता की पूरी मदद करी और इधर अमित ने भी सुनीता के परिवार की पूरी यथाशक्ति मदद करी और सुनीता के परिवार को एक अच्छा परिवार के रूप में खड़ा भी कर दिया। जो सुनीता लोगों से नज़र नहीं मिला पाती थी गरीबी के अंतर्गत, अब वो सुनीता सबसे नज़रें मिला करके ये बात फक्र से कहने लगी कि उसका एक बड़ा भाई और एक बहन भी है। और इस मजबूत रिश्ते ने, इस रिश्तों की मजबूती ने और लोगों के लिए भी ये मिसाल कायम करी कि रिश्ता बंधन नहीं है, रिश्ता वो बंधन है जो बंधन एक दूसरे को न डिगने देता है, ना झुकने देता है और ना ही टूटने देता है। यही असली रक्षाबंधन है और ज़रूरी नहीं है कि ये रक्षाबंधन यही हो कि हाँ मिठाई का डिब्बा कितने का था या मिठाई अच्छी वाली थी या बुरी वाली। ये रिश्ता वो है कि मिठाई की मिठास हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा है वो हमेशा पता लगता रहे, भाई बहन की नोक झोंक हमेशा घर में बनी रहे, हंसी ठिठोली हमेशा घर में बनी रहे और भाई बहन हमेशा एक दूसरे के साथ तब तक बने रहे जब तक उनके बच्चों में भी आपस में ऐसी बॉन्डिंग ना हो जाए कि कज़िन शब्द ख़त्म होके लोग ये समझने लगे कि ये सब आपस से सगे भाई बहन है। तो हम सबको भी ऐसा रिश्ता बनाना है और हमारे आसपास में हमें ये भी देखना है कि हम अगर किसी को मुंह से भी भाई बहन बोल दें तो भी हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें और ना झुकने दें, ना टूटने दें और ना ही बिखरने दें। तो इन शब्दों के साथ अब मैं आपसे अलविदा बोलूंगी और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।